हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी में आज हम न्यू चैप्टर करेंगे। 15 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है दाजू। दाजू का मीनिंग होता है भाई, यानी कि ब्रदर। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मज़ा आएगा आपको इस स्टोरी को पढ़ के भी। इसके लेखक है शेखर जोशी। थोड़ा हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा यानी कि उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने केड़की एवं के अजमेर में के स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्ष तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह हैं कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा एवं नवरंगी बीमार है। आपके आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित हुए। दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ था। इस कहानी के ऊपर से एक पिक्चर भी बनी है। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई है। बाल श्रमिक मतलब जो छोटे बच्चे नौकरी करते हैं ना, उसको बाल श्रमिक के चाय की दुकान पे या तो राशन की दुकान पे कहीं वेटर का काम करते हैं, तो इसको बाल श्रमिक बोला जाता है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर आकर होटल में काम करता है। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है मदन नाम है उसमें उनका, तो वो एक छोटा बच्चा है पहाड़ी प्रदेश का। वो अपने आर्थिक परिस्थिति उसकी अच्छी नहीं थी, तो वो उसके लिए काम करने के लिए शहर आया था, जो एक होटल में काम करता था। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात कि बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उनके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। वो भोला भाला बच्चा है, तो कोई एक व्यक्ति उनके जीवन में आता है। स्टोरी में ये है जो जिसको वो अपना बड़ा भाई मानता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको पता चला कि उस बड़े भाई ने उसके बाल मानस पर गहरी चोट लगाई थी, जो उसको अच्छा नहीं लगा। उसको दुख हुआ, इसको आघात लगा कि जिसको मैं बड़ा भाई मानता था उसी ने ही मुझे ठुकरा दिया। तो ये स्टोरी इस लेसन में है, जो आपको आगे पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगेगी और इंटरेस्टिंग लगेगी। चलो हम स्टोरी पढ़ेंगे। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं थी। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी स्फूर्ति थी उसमें। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो छोटा कैरेक्टर है जिसका नाम मदन था, उसका वर्णन है कि चौके से निकलकर बाईं ओर जब साइन बोर्ड आता है जहाँ पे छोटा कैफे है, वहाँ पे जगदीश बाबू ने इस बच्चे को यहाँ पे पहली बार देखा था। और उसका रंग गोरा था, सुनहरे बाल थे, वो मस्तीखोर था, मतलब एकदम सिंसियर भी दिखता था और मस्तीखोर भी था। फिर कमल के पत्ते पर कैसे पानी की बूंदी गिरती है और नीचे टपकती है, उसी तरह स्फूर्तिला था। मतलब आलसी नहीं था। फिर उसकी जो आंखों की चंचलता थी, उससे उन्होंने अनुमान लगाया कि ये लड़का 9-10 साल का ही होगा। हम किसी के फेस पर से उसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जगदीश बाबू जो इस लेसन के दूसरे कैरेक्टर है, उन्होंने उस कैफे में इस बच्चे को पहली बार देखा था। अधजली सिगरेट का एक लंबा सा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया,
तो वह एक मेज यानी कि टेबल पर से प्लेट उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया था, पर उसी के मौन से जैसे सारा मीनू सम्माहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया, और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। क्या हुआ? अधजली सिगरेट पी रहे थे। कौन? जगदीश बाबू। और सिगरेट पीते पीते उन्होंने उस कैफे में प्रवेश किया। फिर एक मेज पर यानी कि टेबल पर से वो लड़का प्लेट उठा रहा था, और जब वो पास की टेबल पर बैठे तो वो लड़का सामने था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो लड़का उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, मतलब उस स्थान पर आने के लिए किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। वो बोला नहीं उनके सामने, लेकिन थोड़ा प्रदर्शन के लिए झुका, मतलब रिस्पेक्ट से उनके सामने झुका, और उसका जो हाव भाव था वो जिस तरह झुका तो उस पर से ऐसा अंदाजा लग गया कि वो मेनू के बारे में पूछ रहा था। मीनू समाहित था, मतलब क्या चाहिए। हम होटल में जाते तो मेनू कार्ड आता है, लेकिन ये सिर्फ ऐसे उसको इशारे से पता चला कि मेनू के बारे में पूछ रहा है। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह मुस्कुराया, मतलब फिर जगदीश बाबू ने उसको सिंगल चाय ले आने के लिए कहा। वो मुस्कुराया और पलक झपकते ही वो चाय लाकर वापस आ गया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी काफी अनुभव नहीं करता है। हमारी जो भावना है ना, वो बड़ी विचित्र होती है। निर्जन मतलब जहाँ पे किसी लोगों का आना जाना नहीं होता है। एकांत तो ये भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे अकेले हम रहते हैं। ऐसे निसंग मतलब साथ में कोई नहीं होता है, तो कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता है। अगर ऐसी परिस्थिति में भी हम रहते हैं तो भी हम अपने आप को अकेला एकाकी अनुभव नहीं करता है, मतलब अकेले नहीं मानते हैं। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। इस एकाकीपन में भी अपनापन दिखाई देता है, परंतु उसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरल में वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। मतलब कभी ऐसा लगता है कि कोई नहीं होता है, तो वहाँ पे अगर एक या दो जन होते हैं तो उसमें अपनापन आता है। उस अपनापन नजर आता है और अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी हम ऐसे लोगों के हजारों लोगों के बीच में बैठते हैं, फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। लगता है जो कुछ है वो पराया, कितना अपनत्व रहित है। पर यह अकारण नहीं होता। इस एकाकीपन में की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं विछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। मतलब जो मैंने आपको पहले समझाया कि बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर भी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, क्योंकि उनकी ओर से हमें वो जो प्यार होता है, वो जो सहारा होता है, सपोर्ट होता है, वो नहीं मिलता है। उसकी अनुभूति नहीं होती है, और अगर होती है तो उसमें अपनापन नहीं होता है जो हमें आकर्षित कर सके। लेकिन ये जो लड़का था उसमें जो भावना थी, उसमें अपनेपन की भावना थी। ऐसा इस लेसन में समझाया गया है। जगदीश बाबू दूर से आए थे, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की सहानुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है कि यह अपना ही नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास याद आने लगता है कि अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल, ये सब सोच। क्या जगदीश बाबू दूर देश से आए थे, अकेले थे। यहाँ की जो आसपास की जो जिस जगह पे आए थे, कैफे के आसपास की चहल पहल शोरगुल से उन्हें लगता था कि यहाँ पे अपनापन नहीं है। वो अपनेपन की सहानुभूति, वो सोचने लगते थे कि थोड़े दिन रहने के बाद शायद मुझे अच्छा लगेगा।
और ऐसे ही उनको याद आता है कि उनके आसपास उनके गांव के कई सारे बच्चे ऐसे शहर में नौकरी के लिए आए हैं। तब तक चाय साहब मतलब वो लड़का चाय लेकर आ जाता है। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा कि इन शब्दों की ध्वनि से वही कुछ है जो जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्हें अपनी शंका का समाधान कर लिया। मतलब वो सोच रहे थे कि गांव से छोटे बच्चे आए और तब तक वो लड़का चाय लेकर आ जाता है। वो फिर अपनी अधजली सिगरेट को उनकी राखदानी में रखते हुए फिर उनको अनुभव होता है, उनको लगता है कि चलो ना मैं इस लड़के से कुछ बात करूं ऐसे, और शंका का समाधान करने के लिए उनको पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़के को पूछा। मदन। लड़के ने आंसर दिया कि मदन है मेरा नाम। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हो बाबूजी। मतलब उनके मन में जो शंका थी उसका समाधान कर रहे थे कि कहीं ये बच्चा भी मेरे आसपास के उसका तो नहीं है, प्रदेश का। पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। बोला अच्छा मदन, तुम्हारा नाम तो अच्छा है। ऐसे करके बोला तो मदन ने कहा कि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। तो जगदीश बाबू ने उसको कहा कि पहाड़ तो बहुत सारे हैं, कौन से पहाड़ से आए हो? आबू से, दार्जिलिंग से, मसूरी से, शिमला से, अल्मोड़ा। और तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? फिर इस प्रश्न की वजह से ऐसा लगा कि शायद उस लड़के को पहाड़ और जिले के भेद में जो भेद है, डिफरेंट है, वो मालूम हुआ और मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। जब उस लड़के ने कहा कि मैं अल्मोड़ा पहाड़ से वहाँ से आया हूँ, तब पूछने लगे कि अल्मोड़ा तो ठीक है, अल्मोड़ा जिला है, लेकिन इस जिले के कौन से गांव से तुम आए हुए हो? हाँ? और जगदीश बाबू को उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ही जिज्ञासा हुई, और इसके लिए वो उनको ये प्रश्न करते थे कि शायद उनके मन में जो शंका थी उसका समाधान हो जाए कि ये लड़का कहीं उनके आसपास के गांव का तो नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक पार्ट का अभ्यास हमने इस वीडियो में किया है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम इसका अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहाँ पे पूरा करते हैं। अस्तु।